इंडिकेटर से करते हैं कि सूचक आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है कि हम लोग ये जान पाते हैं कि कोई अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है, वो इंडिकेटर यानी कि सूचक के माध्यम से ही हम लोग जान पाते हैं। तो कैसे जानते हैं, तो इसके बारे में आइए। तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की सूचना देता है। यानी कि सूचक इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग में परिवर्तन कर, अपने गंध में परिवर्तन कर यानी कि बदल कर हमें ये जानकारी देता है कि कोई चीज़ अम्ल है या फिर क्षार है या फिर वो उदासीन है। उदासीन का मतलब ना ही अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। तो ये सूचक आप समझ पा रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सूचक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सूचक के प्रकारों में 3 प्रकार के सूचक के बारे में जो है वो पढ़ने वाले, जिसमें से पहला हमारा होगा प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होगा कृत्रिम जिसे हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है गंधीय सूचक। तो आइए इन सूचकों के बारे में एक एक करके अगले पेज पे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक सूचक क्या होता है। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता हो उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और इसमें आपका लिटमस, हल्दी, गुड़हल, ये सभी सूचक जो हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब इन सभी प्राकृतिक सूचकों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बारे में ही आपके बोर्ड एग्जामों में क्वेश्चन भी जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिटमस सूचक के बारे में जानेंगे कि आखिर लिटमस सूचक क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, और मैं आप लोगों को एक बेसिक जो है जानकारी इसके बारे में दे दूं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि लिटमस आखिर किस तरीके का होता है, इसमें हम लोग कैसे अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो एक कंफ्यूजन को भी मैं आप लोगों को दूर करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एक लाइकन का पौधा होता है जिसके माध्यम से ही लिटमस सूचक को जो है वो तैयार किया जाता है, और ये 2 फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। ये विलियन के रूप में भी पाया जाता है और ये एक तरह से कागज के फॉर्म में, कागज की पट्टियों के रूप में भी पाया जाता है, जिसे हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। और इसी लिटमस पत्र का ज्यादातर उपयोग जो है अम्ल और क्षारक की जानकारी को प्राप्त करने में किया जाता है। और ये 2 रंगों का लिटमस पत्र जो है वो होता है, एक नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का होता है। और यदि आप अम्ल में नीले कलर वाले लिटमस पत्र को डालते हैं तो ये लाल रंग देगा, और यदि आप लाल कलर वाले लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं तो ये आपको नीला रंग जो है वो देता है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ नीले कलर का एसिड में डाला जा रहा है तो ये लाल हो रहा है, और ये लाल कलर का बेस में यानी कि क्षारक में डाला जा रहा है तो ये नीला हो रहा है। तो यहाँ लिटमस सूचक के बारे में आप लोगों को 2 जानकारी ध्यान में रखनी है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कलर में जो है वो बदल देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले कलर में जो है वो बदल देता है। तो ये आपको लिटमस सूचक के बारे में ये 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग जो प्राकृतिक सूचक जो बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और इसमें दूसरा जो हमारा आता है वो है हल्दी सूचक। तो जैसा कि आप लोग सभी ने अपने घरों में हल्दी को तो देखा ही होगा, इसे सूचक के तौर पे भी जो है उपयोग किया जाता है, और इससे हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी भी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो हल्दी सूचक में अम्लीय पदार्थ को मिलाने पर इसका रंग जो है वो पीला ही रहता है, यानी कि ये तो वैसे पीले कलर में पाया ही जाता है, जैसा कि आप लोग जान भी रहे होंगे। तो इसमें यदि अम्ल को डालते हैं तो ये कोई कलर जो है वो नहीं देता है, और ये पीला का पीला ही रहता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये आपका अम्ल वाला चीज़ है। यदि हल्दी में आप डालते हैं अम्ल को और वो हल्दी पीला ही रह जाता है तो आप समझिएगा कि वो अम्ल पदार्थ है। और यदि हल्दी सूचक में आप क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है, यानी कि अम्ल के मिलाने पे ये कोई कलर नहीं देगा, पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप क्षार को मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो ये लाल हो जाएगा। तो ये आपको हल्दी सूचक के बारे में ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब तीसरा जो हमारा प्राकृतिक सूचक है वो है गुड़हल सूचक, और आइए इसमें हम लोग कैसे अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गुड़हल सूचक में अम्लीय पदार्थ को मिलाने पर इसका रंग जो है वो गहरा गुलाबी, जिसे हम लोग मेजेंटा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप गुड़हल सूचक में अम्लीय पदार्थ को मिलाते हैं तो इसका कलर जो है वो गहरा गुलाबी हो जाता है, यानी कि मेजेंटा हो जाता है। और जबकि गुड़हल सूचक में आप यदि क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं तो इसका रंग जो है वो हरे रंग में बदल जाता है। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगली सूचक की यदि हम बात करें तो अगला सूचक हमारा है कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कृत्रिम यानी कि इसे रासायनिक तौर पे कई पदार्थों को मिला करके जो है ये बनाया जाता है, और इसे भी हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहा जाता है, यानी कि इसे बनाया जाता है ये प्राकृतिक तौर पर, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता। इसमें 2 प्रकार के सूचक आते हैं, एक आपका मेथिल ऑरेंज आता है और एक आपका फिनोल्फथेलिन जो है वो आता है। इसको फिनोल्फथेलिन या फिनोल्फथेलिन ऐसे भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो किया जाता है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसका उच्चारण जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथिल ऑरेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल मिलाने पे ये कैसा कलर देता है और क्षार मिलाने पे ये
कैसा कलर देता है। तो अम्ल को मेथिल ऑरेंज में डालने पर यह गुलाबी लाल हो जाता है, और जैसे ही आप इसमें क्षार को मिलाते हैं तो मेथिल ऑरेंज में डालने पर यह पीला हो जाता है। यानी कि अम्ल को मिलाने पर यह कैसा कलर देता है, तो गुलाबी लाल देता है, और क्षार को मिलाने पर यह कैसा कलर देता है, तो ये पीला देता है। तो इससे आप मेथिल ऑरेंज से भी अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ना ऐसे पूछा जाएगा कि भाई मेथिल ऑरेंज में यदि हम अम्ल को डालते हैं तो वो कौन सा कलर देगा, तो गुलाबी लाल देगा, और यदि आप क्षार को मिलाते हैं तो कौन सा कलर देगा, तो वो पीला देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो आपका कृत्रिम यानी कि संश्लेषित सूचक है वो है आपका फिनोल्फ्थेलिन सूचक। अब फिनोल्फ्थेलिन क्या जाता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि फिनोल्फ्थेलिन का जो रंग जो है वो कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है, ये पानी की तरह जो है वो दिखता है। और यदि आप इसमें अम्ल को मिलाते हैं तो इसका जो कलर होगा वो रंगहीन ही होता है, यानी कि कोई कलर नहीं देगा, ये रंगहीन का रंगहीन ही होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्षार को मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग जो है वो देता है। यानी कि फिनोल्फ्थेलिन में अम्ल मिलाया जाता है तो ये रंगहीन होता है, और जैसे ही फिनोल्फ्थेलिन में क्या होता है, क्षार को मिलाते हैं तो यह कैसा कलर देगा, तो ये गुलाबी रंग देता है। तो ये आपको फिनोल्फ्थेलिन सूचक के बारे में जो है वो ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हम लोग अगले सूचक के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा तीसरा और आखिरी सूचक है, जिसे हम लोग गंधीय सूचक के तौर पे जो है वो जानते हैं। गंधीय, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसमें किसी खास प्रकार का गंध होता है, और इसमें बारी बारी से यदि अम्ल और क्षारक को डालते हैं तो ये गंध जो है इसका समाप्त हो जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि भाई गंधीय सूचक क्या होता है। तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि इसमें जो भी आपका गंधीय सूचक में आता है, जैसे कि वेनिला आता है, प्याज आता है, लौंग का तेल आता है, इसमें से आप बड़े ही आसानी से प्याज से समझ सकते हैं कि प्याज का एक खास प्रकार का गंध होता है, और जैसे ही आप इसमें अम्ल और क्षारक को देंगे तो इसका गंध जो है वो बदलता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो सूचक के तौर पर किया जाता है। और इसमें गंध परिवर्तन के माध्यम से हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसे हम लोग एक तरह से गंधीय सूचक कह देते हैं। तो ये सिंपल है। तो इसमें सबसे पहला वेनिला जो आपका है, तो वेनिला में क्या होता है कि अम्ल को मिलाने पर इसका गंध वही रहता है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि वेनिला का जो नेचुरल गंध होता है, यदि आप इसमें अम्ल को मिलाते हैं तो इसका गंध में जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं होता है, ये वही का वही गंध जो है वो रहता है। गंध मतलब सुगंध, आप समझ पा रहे होंगे। अब वेनिला में यदि क्षार को मिलाने पर गंध समाप्त हो जाता है, यानी कोई गंध नहीं बचता। यदि आप वेनिला में क्षार को मिलाते हैं तो इसका गंध जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी कि इसमें कोई गंध बचता ही नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वेनिला में अम्ल को मिलाने पे क्या होता है और क्षार को मिलाने पे क्या होता है। दूसरा आपका प्याज जो होता है, प्याज यानी कि ऑनियन, आप लोग जानते भी होंगे। तो अम्ल में इसका गंध वही रहता है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि प्याज के रस में आप यदि अम्ल को मिलाएं तो उसका गंध जो है वो बदलता नहीं है, वही का वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं देता। लेकिन आप जैसे ही क्षार को इसमें मिलाएं तो ये कोई गंध नहीं बचता, यानी कि इसका जो भी गंध नेचुरली था वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अम्ल को मिलाने पे इसका गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो नेचुरली प्याज का गंध है वही गंध रहेगा। लेकिन जैसे ही आप क्षार मिलाते हैं तो इसका जो भी गंध नेचुरली था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि गंधीय सूचक में वेनिला और प्याज को किस तरह से इंडिकेटर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो शायद ये बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे।